Hello students, welcome back to the class. So it is the 10th session of the banking awareness. Just we discuss few questions which are most expected to come in the examination of banking, be it Punjab Cooperative Bank or SBI or the IBPS coming soon. So let us begin. The first question of the day with us is, what is the full form of IBC? A few of the options given are introduction and bankruptcy code, insolvency and bankruptcy code, insolvency and business code, initial and bankruptcy code, and none of these. And the right answer here is insolvency and bankruptcy code. The insolvency and the bankruptcy code IBC 2016 is a bankruptcy law of India. This is basically a law of India, which seeks to consolidate the existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy. Insolvency कब होती है? When a person is not able to clear all its funds या all its जो भी उसने क्रेडिट ले रखा होता है वो क्लियर नहीं कर पाता and all the things like this, तो हम उसको कहते हैं insolvency and bankrupt. Fine. And ये उसके लिए एक लॉ बनाया गया था when in 2016. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Who is the regulator of IBC? Basically, they are asking us who is the regulator of insolvency and bankruptcy code, and the answer here is insolvency and bankruptcy board of India. Board of India. बेसिकली क्या इसको क्या कहा जाता है कि ये आईबीसी का क्या है? रेगुलेटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. हु कैन initiate corporate insolvency resolution process. एंड बेसिकली इसका क्या है? इसको CIRP की फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. तो इसको इनिशिएट कौन कर सकता है? द वन हु कैन इनिशिएट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड कॉर्पोरेट डेटर. तो चाहे कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो या फिर कोई कॉर्पोरेट डेटर हो, ये क्या कर सकते हैं? ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एक प्रोसेस जो होगा, पूरे प्रोसेस को कॉर्पोरेटिवली जब हैंडल करना होगा, तो दीज थ्री कैन व्हाट इनिशिएटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. which of the following does not constitute insolvency resolution process costs. तो कुछ एक ऑप्शंस हैं. आई विल बी राइटिंग देम हियर फॉर यू जस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू. कारण क्या है? वैसे तो हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ एक ऑप्शंस गिवन होंगे और हमें बताना होगा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट. मतलब बाकी सारे क्या करेंगे? वो इंक्लूडेड होंगे. तो ऑप्शन नंबर इज एक्सपेंसेस on the public announcement. Option number B is expenses incurred on or by the interim resolution
professional to the extent ratified. To the extent ratified. Next option is C. Amounts due to a person whose rights are prejudicially affected to account of the moratorium imposed. Option number D here is amounts due to suppliers of essential goods and services. तो बेसिकली क्या है, एंड ऑप्शन नंबर ई इज नन ऑफ दीज. अब ये सारा नोट करने का मेरा ये मतलब था कि आपको एक बार पैटर्न पता चल जाए कि क्या किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो एक तो हम वन लाइनर्स में ही कर देते हैं. अब ये भी मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता सकती थी कि क्या होगा, बट आई वांटेड यू ऑल टू नो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन. क्या आएगा, अब ये पूरा आपको लेंथ में क्वेश्चन गिवन है. उसके बाद अब आपको करना क्या है, आपको बताना है इसमें से कौन सा, जो भी ये सारी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो प्रोसेस होता है, इसके कुछ एक कॉस्ट्स होती हैं. किसी भी चीज को इनकर करने के लिए कुछ एक कॉस्ट तो इनकर होती ही है. अब उसके अंदर क्या है, आपको ये बताना है कौन सी उसका पार्ट नहीं है. तो जो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. जो पब्लिक अनाउंसमेंट पे खर्चा होगा वो कभी भी पार्ट नहीं होता इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का. बट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन और बाय द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो भी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, जब तक वो एक चीज को रेटिफाई नहीं कर पाता तब तक क्या होता है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकर करे जाते हैं. अब वो भी इंक्लूडेड होंगे किसमें, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में. सेकंड क्या है, अमाउंट्स व्हिच आर ड्यू टू अ पर्सन हुज राइट्स आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड टू द अकाउंट ऑफ द मॉरेटोरियम इम्पोज्ड. अब इसके अंदर क्या है कि जो भी अमाउंट है, कौन से जो ड्यू होंगे, ड्यू मतलब जो एक बंदे को देनी होंगी. मॉरेटोरियम पीरियड आपको इसमें पता होना चाहिए, मॉरेटोरियम का क्या मतलब होता है. इट इज बेसिकली क्या होता है, मोनेटोरियम हेल्प सच बोरोवर्स इन कीपिंग देयर क्रेडिट हिस्ट्री इंटैक्ट इवन आफ्टर स्किपिंग रीपेमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्टिंग लोन्स ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड. बेसिकली क्या होता है कि अगर मॉरेटोरियम पीरियड ले लिया जाए तो जो बोरोअर है जिसने कोई रीपेमेंट वाली उसकी कोई पेमेंट रहेगी, बाई चांस वो नहीं दे पाया या उसकी स्किप हो गई, कुछ भी होगी, तो मॉरेटोरियम उसको एक तरीके पे हेल्ड करके रखता है टुगेदर, ताकि उसकी जो हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो खराब ना हो. ठीक है. और उसके बाद अगला जो है, इट इज अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज. तो इट इज नथिंग टू नो इन इट. बस इसके अंदर हमारा जो आंसर है वो है जो पब्लिक अनाउंसमेंट में खर्चा होता है, वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 5 here with us is, who is an applicant under section 7 of IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. ये तो हम पढ़ चुके हैं. वो पूछे हु इज द एप्लीकेंट अंडर दिस, एंड एप्लीकेट जो एप्लीकेंट है होता है वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर. मेक श्योर जो हम जैसे आज वी आर डिस्कसिंग, सबसे पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. तो आप पहले कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ने लगते हो, किसी टॉपिक के भी क्वेश्चंस करने लगते हो, उस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में ही पढ़ लो. तो जब ये क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे एंड समझ भी आने लग जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर विद अस इज, which is the highest appellate or authority in case of IBC. मतलब कहने का क्या है कि हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी होती है आईबीसी के केस में, इट इज सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court is the highest appellate authority in case of IBC. Next question is question number 7. Who is the एजुकेटिंग, ये एजुकेटिंग और ये एजुकेटिंग ये कुछ अलग चीजें हैं दोनों. अथॉरिटी फॉर
अथॉरिटी फॉर कॉरपोरेट, वही जो हमने CIRP पढ़ा था, क्या था CIRP? कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एंड द आंसर हेयर इज NCLT। वहां पे आपको ऐसी ऑप्शंस ही आएंगी, NCLT, BIFR, DRT, नन ऑफ दीज। तो आपको जब तक फुल फॉर्म्स ही नहीं पता, आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, जितना मर्जी डेप्थ में पढ़ लो। तो यहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCLT। इट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। What is the amount of fine? What is the amount of fine imposed on a person, imposed on a person who who initiates fraudulent, बेसिकली फ्रॉड वाली जो भी चीजें होंगी, फ्रॉडुलेंट प्रोसीडिंग्स, जो भी ऐसा फ्रॉड वाला कुछ भी काम को शुरुआत करेगा, उस पर कितना फाइन लगाया जाता है। एंड जो फाइन रहता है, इट इज ₹1,00,000, एक्सटेंडेबल एक्सटेंडेबल टू ₹1 करोड़। मतलब 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में फाइन लग जाता है जो भी ऐसा कुछ करे। इफ एनी पर्सन इनिशिएट्स द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स fraudulently for any purpose other than the resolution of insolvency or liquidation, as the case may be, the educating authority may impose upon such person a penalty which should not less than be 1 lakh rupees and may exceed 1 lakh rupees। बेसिकली इसके अंदर ही रहता है, बट व्हाट दे आर टेलिंग अस कि इससे ज्यादा हो सकता है, बट जो बेसिक होता है वो यही अमाउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अंडर सेक्शन ऑफ IBC, under which section of IBC is an insolvency professional criminally liable? बेसिकली यहाँ पे वो आपसे सेक्शन पूछ रहे हैं, अंडर सेक्शन 77। होता क्या है इसके अंदर? punishment for providing false information in application made by corporate debtor, तो ये हो गया हमारा IBC से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसके हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इट विल बी GST। तो पहली बात तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST? इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Goods and services tax is the tax that customers have to bear when they buy any goods and services. Means कि किसके ऊपर कौन लायबल होता है इसके लिए? कस्टमर्स। किसको पे करना पड़ता है? कस्टमर्स को पे करना पड़ता है। कब? जब वो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, फाइन। सच एज फूड्स, क्लोथ्स, आइटम्स ऑफ डेली नीड्स, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, तो उसके ऊपर GST पे करना पड़ता है। अब हमें बताना है कि which things are not covered under GST bill। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो GST बिल के अंदर दे आर नॉट कवर्ड? तो जो पहली चीज है, इट इज कुकिंग गैस। कुकिंग गैस के ऊपर नहीं होता ये GST बिल। दूसरी चीज है लिकर। तीसरी जो चीज है दैट इज पेट्रोल। चौथी जो चीज है वो है एयर फ्यूल। फिफ्थ थिंग हियर इज नेचुरल गैस।
सिक्स्थ इज डीजल। तो ये जो सब चीजें हैं, these are not covered under the GST bill. State government can impose tax on these goods as per their wish. मतलब GST तो जो ये है ये तो सेंटर का हो गया, but if the state government wants तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो जीएसटी नहीं बट वो इसके ऊपर एनी टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, किन पे, इन चीजों पे, इफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स ओनली देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। जीएसटी कब से इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? तो जीएसटी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन 1st जुलाई 2017 में इम्पोज किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी launched the GST into the operation in the midnight of 1st July 2017. The chairman of GST Council. You have to name the chairman of GST Council. And the name is, name नहीं पहले डिस्कस कर लेते हैं होता कौन है। It is Union Finance Minister. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि अगर चेयरमैन की बात की जाएगी ऑफ जीएसटी तो कौन होंगे, जो चेयरमैन होंगे जीएसटी के वो बेसिकली कौन होंगे, जो हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अरुण जेटली। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू आस्क। उसके बाद क्या अब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो चीज है, द जीएसटी काउंसिल एम्स टू डेवलप अ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिक मोटिव ये था। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th. The first committee to design GST model was headed by। क्या मतलब है कहने का कि एक कमेटी बैठती है व्हेनेवर अ न्यू मॉडल हैज टू बी डिस्कस। तो ये पूछे कि जब जीएसटी मॉडल डिस्कस होना था तो एक कमेटी बैठी थी, और जो वो पहली कमेटी थी उसका हेड कौन था? उसको हेड किसने किया था? आसिम दास गुप्ता। आसिम दास गुप्ता ने। Mr. Vajpayee set up a committee headed by the Finance Minister of West Bengal, Asim Das Gupta, to design a GST council. अब क्या था कि headed by पूछा जाएगा तो किसने की है? वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने, आसिम दास गुप्ता। बट वैसे कमेटी किसने सेटअप की थी? मिस्टर वाजपेयी। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जीएसटी से रिलेटेड पहले आप कुछ भी डिस्कशन करते हो या कुछ भी ब्रीफ में भी पढ़ते हो, डिटेल में भी पढ़ते हो, उसके बाद ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि आप ये पढ़ रहे हो कमेटी किसने डिजाइन की थी, कमेटी को हेड किसने किया था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। टैक्स रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्स रेट ऑन गुड्स under GST are determined by dash GST Council। अब मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगी। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज आस्किंग आर कि जो भी टैक्स रेट होता है जो गुड्स के ऊपर इम्पोज किया जाता है जीएसटी वाले मॉडल के अंडर, तो वो डिटरमाइन कौन करता है? ऑप्शन है आरबीआई, which obviously can be a thought in your mind। अगला है जीएसटी काउंसिल, that can also be in your mind। यूनियन बजट, उसमें भी हो सकता है, और नीति आयोग, उसमें भी हो सकता है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसका आंसर जीएसटी काउंसिल ही है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। what kind of tax is GST? जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? टैक्स की मैं पहले आपको बताती हूँ। अगर पूछा जाए कि कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, तो पहले तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, स्पेशल टैक्स होता है, या फिर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। बट यहाँ पे अब जो हमारा आंसर रहेगा, तो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट tax which will be levied on goods and services both. Next is question number 14. The maximum limit of IGST
IGST rate fixed in act is -% तो ये अगेन अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम। जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की, यहाँ पे यू शुड नो दैट ये जीएसटी की तो फुल फॉर्म में पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है। यहाँ पे जो आया है दैट इज इंटीग्रेटेड, फाइन, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये होता क्या है? इट इज अ टैक्स कलेक्टेड ऑन द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स। इंटीग्रेटेड का क्या होता है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उनके लिए होता है व्हेन द सेलर, इंटरस्टेट अब कैसे होगा? व्हेन द सेलर एंड कंज्यूमर are located in different states। अब क्या है? अब दूसरी स्टेट में जब सामान जाना होगा सेलर का कंज्यूमर के पास, तो वहां क्या होगा? तो एक टैक्स लगेगा। उस टैक्स को क्या बोला जाएगा? आईजीएसटी। अब ये आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ हियर आई वुड बी टेलिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी परसेंटेज क्या है और फिर इसकी डिटेल बताती हूँ। तो जो मैक्सिमम वो चार्ज कर सकते हैं आईजीएसटी दैट इज 40%, और ये अंडर द एक्ट ही फिक्स था। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आईजीएसटी पढ़ा दिया। नाउ आई वुड बी टेलिंग यू कि आईजीएसटी की तरह क्या क्या होता है। एसजीएसटी and the next one is CGST। now what it is state goods and services tax, अगला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड जो एक है जो हम अभी पढ़ चुके हैं दैट इज आईजीएसटी। इसको अगर आप नोट्स में लिख लोगे तो लेटर ऑन यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये हो गए तीन तरीके के हमने टैक्स पढ़ लिए, एंड उसका जो आंसर था 40% वो भी हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। which of the following which of the following tax rate is not tax rate is not applicable under GST? applicable under GST। कुछ एक ऑप्शंस है, I'll be writing them 5, 25, 18, 12 and 28। 12 and 28। तो क्या है अब ये सारे, इनमें से 5 हमें ऑप्शंस जो हैं इसमें से 4 तो ऐसे हैं जो जीएसटी अमाउंट है जिसकी जिसकी परसेंटेज जो है वो जीएसटी चार्ज किया जाता है। एक ऐसा है जो नहीं चार्ज किया जाता। एंड बताती हूँ पहले मैं आपको, जीएसटी विल कॉम्प्राइज 5 बेसिक रेट्स: 0%, 5%, 12%, 18% and 28%। दैट मीन्स व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी? 25% इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी। With this, we have done the discussion on this अपना GST. Now we'll be discussing few questions related to the stock market या Sensex से related. So the first question is, Sensex is the index of dash. Sensex, otherwise known as S&P Standards and Poor's BSC Sensex इंडेक्स, ये है क्या? ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ इंडियाज बीएससीज। ये बेंचमार्क है किसका? इंडियाज बीएससी। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फाइन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, तो यहाँ पे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which is the 17th, which is the largest stock exchange in the world? Important question. Stock exchange in the world in terms of market capitalization, in terms of
मार्केट कैपिटलाइजेशन। कौन सा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? इट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द लार्जेस्ट। किस हिसाब से अगर देखा जाएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, which is oldest stock exchange in Asia? एशिया का कौन सा सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये लोकेटेड कहाँ है? दलाल स्ट्रीट। कहाँ पे? मुंबई में। एस्टैब्लिश कब हुआ था ये? इन 1875। पहले इसको कहा जाता था बेसिकली, मतलब ये पहले नहीं, अभी भी नोन एज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। और ये इंडिया का भी और एशिया का भी ओवरऑल ये क्या है? लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखेंगे हम। ASX is the index of which stock exchange? ASX is the, जैसे हमने सेंसेक्स पढ़ा था वो भी एक इंडेक्स था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वैसे अब यहाँ पे हमें इंडेक्स का नाम दे रखा है कि ASX जो है इज द इंडेक्स ऑफ विच स्टॉक एक्सचेंज? ऑफ डैश स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन इज शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, जापान स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज, एंड द आंसर हियर इज ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज। AS E की आपको फुल फॉर्म बता दी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज is located in dash, is located in, आंसर है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, एंड नन ऑफ दीज। एंड जो NSE है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इज लीडिंग गवर्नमेंट ओन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड इन अगेन मुंबई महाराष्ट्र। BSE हो ये हो, दोनों कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में। नेक्स्ट इज NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज आर लोकेटेड इन, स्टॉक एक्सचेंज is located in dash, and it is located in USA। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि ये जो NASDAQ है ये लोकेटेड कहाँ है? तो इट इज लोकेटेड इन USA। And now what it is, you should know that it is National Association of Securities Dealers, important है ये full forms भी, of dealers automated quotations। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22nd क्वेश्चन। Nikkei 225 is an index which belongs to dash, which belongs to dash, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड नन ऑफ दीज, एंड दिस बिलोंग्स टू टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे जैसे अब ये क्वेश्चन है के 225 का, तो ये मोस्ट प्रोबेबली तभी ऐसे क्वेश्चन राइज होंगे जो इंडेक्स पूछा होगा अदर कंट्रीज का, जब वहां के स्टॉक एक्सचेंज की कोई न्यूज चल रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली तभी ही आपको दूसरे कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज पे क्वेश्चन आएगा, जब वहां पे देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू इट इन योर करंट अफेयर्स। फाइन। The Nikkei 225 or the Nikkei stock average, more commonly known as the Nikkei or the Nikkei index in the stock exchange, is from the Tokyo Stock Exchange. Next question is, dash is the index
dash is the index of London Stock Exchange. Of London Stock Exchange. कौन सा इसमें इससे जो है कौन सा इंडेक्स है लंदन स्टॉक एक्सचेंज का? FTSE. FTSE. ये क्या है? ये जो फुल फॉर्म है ये है किस सॉरी FTSE क्या है यहाँ पे? लंदन स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है. फाइन. एंड अब इसका एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं. इट इज फाइनेंशियल टर्म्स. फाइनेंशियल टर्म्स सॉरी फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार करा चुकी हूँ बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट इट. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो हमने ये कर दिया 1875 में. एंड दिस वन इज द ओल्डेस्ट ऑफ इंडिया एंड एशिया. रिमेंबर वी डिड इट. एंड विद दिस वी आर वाइंडिंग अप टुडेज सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. का है